Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 मई 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्पेन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले आर्टिकल में बात करी गई है साइक्लोन यास के बारे में, जो कि आने के चांसेस हैं कल के दिन, यानी कि कल 26 मई है, कल दोपहर में हो सकता है ये साइक्लोन हिट करे ओडिशा और बंगाल वाले एरिया में। उसी के लिए यहाँ पर ये ओडिशा और बंगाल के अंदर प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन एक तरीके की कैसी, वहाँ पे इवैक्यूएशन वगैरह करा जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, ठीक है, कोस्टल वाले एरियाज से, ताकि डिस्ट्रक्शन कम हो, लोगों की जानें कम जाएं। तो उस तरीके की सिचुएशन आज के टाइम पर हम लोगों को ओडिशा और बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है अब हमारे लिए यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइक्लोन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कि ये साइक्लोन यास के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे ये साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे ये जो नेमिंग होती है, देखो आप यहाँ पर यास जो है नाम, ये किसी कंट्री ने दिया है। अब यहाँ पे किस तरीके से साइक्लोन को नाम दिया जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे से मालूम है तो थोड़ा सा 1-2 मिनट आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो। ओके नाउ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स डेली बेसिस पर जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ ये जो प्रेजेंट वाला साइक्लोन है जो कि आने के चांसेस हैं, जिसका नाम है यास, इसको नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। ओके कैसे दिया जाता है मैंने बताया, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो यास है ना, इसको रिलेट किया गया है एक गुड फ्रेगरेंस से। मुझे नहीं पता कैसे यहाँ पर गुड फ्रेगरेंस से रिलेट करा गया है, मतलब एक अच्छी सी खुशबू, उसका मतलब है यास, ठीक है, ऐसा पेड़ जो कि एक काफ़ी बेहतरीन सी खुशबू देता हो। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आप जैस्मीन से इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे कि जैस्मीन के फ्लावर से ये फ्रेगनेंस आती है, ठीक है। अब ये नहीं मालूम कि किस तरीके से हम लोग इसको साइक्लोन से रिलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंट्रीज़ जो है ये नाम देती हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो ये जो ओमान के द्वारा नाम दिया गया है साइक्लोन को, यास को, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब यहाँ पर हमने जो अभी हाल ही में देखा था एक साइक्लोन आया था ताउते। नाउ क्वेश्चन ये है ये जो साइक्लोन ताउते था इसका नाम किस कंट्री ने दिया था, ये बताना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। अब अगर हम बात करें ताउते, ये भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, तो इंडिया में जो आ रहे हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या हैं, चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ पर आप लोग एक इमेज देख पा रहे होंगे, और यह देखो ये वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आप देख पाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ध्यान रखना इंडिया के बिल्कुल बीच में से जाता है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बीच में से जाता है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में जो साइक्लोन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके इंडिया का नीचे वाला रीजन आप देख पाओगे, कोस्टल वाला रीजन, वो इसी एरिया में पड़ता है। ओके अब क्या है, यहीं पर ये साइक्लोन आते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के अंदर जब ये आता है तो इसको साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है, लेकिन यही साइक्लोन अगर दूसरी जगह पर आता है तो ये नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो इंडिया में तो यहाँ पर या फिर वेस्टर्न नेशंस के आसपास आएगा तो उसको साइक्लोन बोला जाता है, लेकिन ये अगर चाइना या फिर जापान की साइड आएगा तो उसको टाइफून बोला जाता है, और ये अगर इधर साउदर्न अमेरिका की साइड आएगा तो यहाँ पर इसको हरिकेन बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया की साइड आएगा तो इसको विली विलीज बोला जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ अब क्वेश्चन ये है ये साइक्लोन बनता कैसे है। नाउ पहले अगर हम बात करें यास साइक्लोन की जो कि आने वाला है, वो आप देख पाओगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होगा, बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बनेगा, उसके बाद ये साइक्लोन इधर की साइड यहाँ पर हिट करने वाला है। ओके नाउ
क्वेश्चन ये है कैसे बनता है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे होता क्या है। साइक्लोन बनने के लिए सबसे पहले जो टेम्परेचर है वो हम लोग को 27 डिग्री के आसपास चाहिए। कहाँ पर? ओशियन का टेम्परेचर, जो हमारा ओशियन है, समुद्र है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास का होना चाहिए। मतलब कि पानी गर्म होने लगा, 27 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, पानी गर्म होने लगा, गर्म होगा तो इसमें से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, भाप निकलेगी। अब भाप निकलकर जब ये ऊपर जाएगी तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर टेम्परेचर कम होता है, ठंडक होने लगती है, सबको मालूम है। अब भाप जैसे जैसे ऊपर जाएगी ना, ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होता वाला जो ये प्रोसेस है, इसके दौरान ये लेटेंट हीट छोड़ेगा। लेटेंट हीट से क्या होगा? ये क्लाउड फॉर्म होंगे। ये क्लाउड इस तरीके से बनते रहेंगे, इवेपोरेशन होता रहेगा, क्लाउड्स बनते रहेंगे, इवेपोरेशन होता रहेगा, क्लाउड्स बनते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या बनेगा? एक लो प्रेशर बनेगा। इस तरीके से लो प्रेशर बनता रहेगा, जैसे आप देख रहे हो। अब लो प्रेशर बनेगा पानी के अंदर, फिर उसके बाद हवा बननी चालू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा? ये लो प्रेशर और ज़्यादा तेज़ होता रहेगा, और ज़्यादा तेज़ होता रहेगा, अपनी स्पीड को पकड़ता रहेगा। फिर यहाँ पर ये हवा बननी चालू हो जाएगी, और ये फिर ये एयर घूमेगी, और ये प्रोसेस जैसे जैसे चलता रहेगा। इवेपोरेशन हो रहा है, इधर से आप देख सकते हो ये जो नीचे का वार्मर एरिया है वो ऊपर जाकर कोल्ड में कॉन्टेक्शन हो रहा है इसका, तो ये क्लाउड्स बनते जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये हवा बन रही है, उसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। फिर उसके बाद एक ही बार में ये एक डिस्ट्रक्टिव वाला अपना नेचर ले लेता है, यानी हवा की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। ओके, नाउ अब हवा की स्पीड तेज़ हो जाती है, तो उसी की वजह से हम लोग इन साइक्लोन्स को कैटेगराइज करते हैं। मतलब कि क्या है इसका? देखो, अभी हमने देखा यास साइक्लोन के बारे में बात करी थी और ताउते साइक्लोन के बारे में बात करी थी। नाउ इनको एक सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया है, एक एक्चुअली में वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया है। अब वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म कौन से होते हैं? जिनकी जो विंड स्पीड है वो 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। उसी तरीके से सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म कौन से होते हैं? जिनकी विंड स्पीड 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर की होती है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये बोला जाता है कि देखो, साइक्लोन के अंदर जो विंड स्पीड है जितनी ज़्यादा होगी वो उतना डिस्ट्रक्टिव होगा अपने नेचर में, जितनी विंड स्पीड कम होगी वो इतना कम तबाही मचाएगा। ओके, क्लियर हुआ ये साइक्लोन के बारे में? बिल्कुल सारी चीज़ें ये हमने देख लिया। नाउ अब क्या है कि क्वेश्चन ये है कि साइक्लोन को नाम कैसे दिया जाता है। तो देखो, साल 2000 में एक ग्रुप बनाया गया था, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जिसको हम लोग WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर SKB बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, इसको यहाँ पर ये दो ग्रुप हैं। इसके अंदर कौन कौन से नेशंस थे, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? इसके अंदर बांग्लादेश हो गया, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 8 कंट्रीज़ थी पहले। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट करा था साइक्लोन को नाम देने का। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमने क्या करा, साल 2018 में इन 8 कंट्रीज़ के अंदर 5 को और डाल दिया। कितनी हो गई? 13 कंट्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे 5 कंट्रीज़ और कौन कौन सी आई इसके अंदर? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट और येमेन, ये कंट्रीज़ भी आ गई। अब ये सारी की सारी, ये जो 13 कंट्रीज़ हैं मिलकर आपस में ये साइक्लोन का नाम देती हैं। कैसे देती हैं? देखो, 13 कंट्री हैं, 13 कंट्री, हर एक कंट्री जो है 13-13 नाम देगी। हर एक कंट्री 13-13 नाम देगी, तो 13-13 नाम देने के बाद 13 कंट्री नाम देगी। कितने हो गए? 169 साइक्लोन के नाम्स हो गए, और 169 साइक्लोन के नेम में से ही ये जो हमारा नाम है साइक्लोन का, इसको पिकअप किया जाता है, इसको लिया जाता है। ओके, नाउ अब पिकअप करते हुए ये जो साइक्लोन का नाम हम लेंगे 169 नेम्स में से, उसको लेते वक्त क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे बताई गया है। बहुत सारी गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले साइक्लोन का नाम एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी के रिलीजन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कल्चर या फिर जेंडर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, देखो, दुनिया भर में किसी के भी सेंटीमेंट को हर्ट ना करे, इस तरीके का नाम होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी दुख ना हो इस साइक्लोन का नाम देखते हुए कि हाँ यार, ये हमारे ऊपर नाम रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा क्रूअल ना हो अपने नेचर में। उसके बाद साइक्लोन का नाम बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो आप आराम से प्रोनाउंस कर सको ईजिली। ओके, इनफैक्ट यहाँ पर जो साइक्लोन का वर्ड है ना, उसके अंदर 8 लेटर्स होने चाहिए, 8 से ज़्यादा लेटर्स नहीं होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 8 से ज़्यादा इसके अंदर लेटर्स नहीं होते हैं, तभी आप देख पाओगे यास और ये ताउते, इतने छोटे छोटे नाम होते हैं साइक्लोन्स के। और अगर आप साइक्लोन का नाम दे रहे हो, कोई जो भी दे रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन भी देगा, साथ ही साथ वॉइस ओवर करके देगा, ताकि जो है प्रोनाउंसिएशन के अंदर दिक्कत ना हो। ओके, उसके बाद जो ये नेम्स है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशन में, ये वापस से रिपीट नहीं करे जाते हैं। एक बार अगर इस्तेमाल कर लिए गए तो वापस से यूज़ नहीं किए जाते, तो दोबारा जो नाम है वो नया नाम उठाया जाता है। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग जाकर GC लॉन्ग में पढ़ोगे, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आज के टाइम पर अपने घरों पर जाना चाहते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था पिछले साल और जिस तरीके से इस साल मिनी लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो उसके दौरान यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, देख पाओगे जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, ये अगर मैं समझाते हुए चलता तो टाइम लगता, इसको हमने डायरेक्टली कवर कर लिया है। ओके, तो और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया, देखो कोर्ट ने सुनवाई एक तरीके से कोर्ट के अंदर प्ली किया गया कि देखो जो लेबरर्स हैं उन लोगों को राशन दिया जाए, उन लोगों को फूड दिया जाए, इस तरीके की मांग रखी गई है। तो कोर्ट जो है इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है। देखो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ड्राई राशन जो है वो प्रोवाइड करवा पाएँ लेबरर्स को, इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट भी दिया गया है। ठीक है, ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ पर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होगा इंपॉर्टेंट आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा जब ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, पूरा सिलेबस को एनालाइज करके दिया जा रहा है, यानी कि पूरा सिलेबस लेके बैठता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ है, कोई चीज़ है इस तरीके की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट होगी, तो उसको यहाँ पर मैं पूरी तरह से कवर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्वियस ही बात है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। नाउ यहाँ पे बात करी गई है कोवैक्सीन के बारे में। कल मैंने बात करी थी, देखो ये जो कोवैक्सीन है, मान लो कोई पर्सन है जिसको ये कोवैक्सीन वाली वैक्सीन लगी है, अब क्या होगा, इसको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जा सकता है। वही पर्सन अलाउ है जिसको कोविशील्ड वाली वैक्सीन लगी है। तो उसी को देखते हुए बोला गया है कि कोवैक्सीन ने यहाँ पे ये बोला है कि आप कह सकते हो कि ये लोग जो है, सरकार ने ये बोला है, गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने मंडे में ये बोला है कि जो हमारी भारत बायोटेक लिमिटेड है जिसने कोवैक्सीन वगैरह बनाई है, कि देखो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करो, अप्रूवल मिलना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, अभी इस समय प्रोसेस चल रहा है कि WHO जो है यहाँ पर अप्रूवल दे दे इस चीज़ को भी, कोवैक्सीन को भी। अभी WHO ने कोविशील्ड को अप्रूवल दे रखा है कि जिसको कोविशील्ड लगी है वही जो है बाहर जा सकते हैं। ठीक है, वही विदेश में जा सकते हैं। और ख़ास बात क्या है पता है, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उन्होंने ये कोवैक्सीन ही लगवाई है, उनको ये कोवैक्सीन लगी है। अब पॉलिटिकल लीडर्स हमारे बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके का हम लोगों को अप्रूवल भी चाहिए कि WHO ये अप्रूवल दे। ओके, तो उसी के लिए यहाँ पर सरकार ने बोला है किससे, भारत बायोटेक लिमिटेड से, कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करो। ठीक है, जल्दी यहाँ पर अप्रूवल भी मिलेगा। नाउ देखो अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, सिलेबस से कैसे रिलेट करोगे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आप GS पेपर 2 में जाओगे ना, तो आपको GS पेपर 2 या 3 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक सिलेबस में पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि UPSC ने रिलीज़ कर रखा है। तो मतलब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में WHO आता है। उसका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा WHO इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक आपके UPSC के अंदर है। नाउ ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ के लिए, जो कि यहाँ पे फाउंड करी गई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ध्यान रखना, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। यहाँ पर 194 मेंबर्स हैं। ठीक है, 150 कंट्री ऑफिसेस हैं, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। इसको एक बार फिर से चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना, ये जो डेटा है शायद 2019 का है, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें कब एस्टेब्लिश हुई थी वो तो सेम ही रहेगा ना, हिस्ट्री जो है वो तो सेम ही रहेगी ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है बहुत सारी अपने मेंबर स्टेट्स के साथ, जो कि WHO के अंडर में आते हैं, जो मेंबर स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर। जैसे कि आज के टाइम पर इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और जो WHO है, ये आपस में मिलकर वर्क करेंगे ताकि कंट्री के अंदर हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सके। तो WHO एक लीडरशिप की तरह काम करता है, एक लीडर की तरह काम करता है दुनिया भर में। हेल्थ को लेकर, हेल्थ को प्रमोट करने का काम है किसका, WHO का। ओके, हेल्थ के रिगार्डिंग रिसर्चेस देना, एक टेक्निकल सपोर्ट देना कंट्रीज़ को, हेल्थ को मॉनिटर करना, तो पूरा काम यहाँ पर WHO का ये रहता है। अब यहाँ पर WHO ने आप कह सकते हो फंक्शनिंग करना कब स्टार्ट किया था, मैंने भी आपको बताया 1948 में। एग्जैक्ट डेट है 7 अप्रैल 1948, और 7 अप्रैल 1948 को हम लोग 7 अप्रैल को हम लोग फिर सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, ना उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ना उसके बाद आता है एक और छोटा सा आर्टिकल। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, आपको मालूम होगा लक्षद्वीप आइलैंड आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब वहाँ पर क्या है, देखो वहाँ पर जो आज के टाइम पर लीडर, जो एडमिनिस्ट्रेटर है बेसिकली, ठीक है, जो प्रशासन में है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल नेता है। तो क्या है, लक्षद्वीप के अंदर आज के टाइम पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। लोग कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पद है ये,
यहाँ पर आईएएस आईपीएस अफसर को होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने पॉलिटिकल लीडर रख रखा है, और ऊपर से पॉलिटिकल लीडर तो है ही, लेकिन उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है वो आज के टाइम पर लक्षद्वीप के अंदर, ऐसा यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के द्वारा बोला गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे वो कौन है, वो लीडर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया कि देखो इन्होंने अपने पहले 5 महीने में हमें तो नहीं लगता कुछ किया है, साथ ही साथ जो यहाँ पर बहुत सारे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे लक्षद्वीप के, वो पहले कोविड फ्री वाले रीजन हुआ करते थे, वहाँ पे कोरोना नहीं था, इनके आते ही वहाँ पे कोरोना भी आ चुका है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, और सबसे पहली बात तो कोरोना क्यों आया, क्योंकि इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसको सही से फॉलो नहीं करा, उसका एक्सप्लॉइटेशन किया है। उसके बाद यहाँ पर इनकी निंदा क्यों हो रही है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि आज के टाइम पर ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर चल रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर हैं जिनको हटाया जा रहा है। इस तरीके का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा जब लोगों के घर वगैरह तोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे प्रोटेस्टिंग वगैरह चलती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है, कहाँ पर, लक्षद्वीप के अंदर। ओके, तो यहाँ पर उसके बारे में एक छोटा सा अपडेशन दिया है, ये हो सकता है हम लोग को एडिटोरियल सेक्शन में देखने को मिल जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो, हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड पैनल को मीटिंग होगी, और हाई पावर्ड जो पैनल है ये चूज़ करेगा हम लोगों का नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उन वो नए डायरेक्टर चुने जाएंगे और वो हाई पावर्ड पैनल चुनने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक मीटिंग में ये बातचीत चली गई है। ओके, और ये जो सीबीआई डायरेक्टर है, इनको चूज़ करने के लिए अभी हमने इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ऑफिसर्स को चूज़ कर रखा है। कम यहाँ पर आप देख पाओगे 3 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम निकाल लिए हैं। एक का नाम है वीएस कुमुदी, दूसरे हैं कुमार राजेश चंद्रा, तीसरे हैं सुबोध जायसवाल। ये तीनों नाम निकाल लिए हैं। ठीक है, हालांकि 109 ऑफिसर्स की लिस्ट थी, उसमें से हम लोगों ने 3 नाम निकाल लिए हैं। अब इनमें से कोई ना कोई एक सीबीआई डायरेक्टर बनता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ कहोगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड देख रहे हो ना, सीबीआई, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। ये आपका लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जाकर आप लोग देख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पे सीबीआई क्या है, तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज के टाइम पर एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ठीक है, जो कि जांच पड़ताल करती है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑपरेट करती है कहाँ पर, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है ये, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में काम करती है। सीबीआई के जो हेड है, ठीक है, सीबीआई जो है आप कह सकते हो हेड करी जाती है डायरेक्टर के द्वारा। जैसा हमने देखा कि एक डायरेक्टर होगा, अभी यहाँ पर हम लोग एक नए डायरेक्टर चूज़ करने वाले हैं, तो उसके द्वारा हेड करी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट कोई करप्शन कर रहा है, ठीक है, सरकार में कोई करप्शन हो रहा है या फिर कोई आप कह सकते हो घूसखोरी वाले काम हो रहे हैं, तो उन सब की जाँच पड़ताल करता है ये सीबीआई। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर फिलहाल ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन वाला एरिया है ना, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इंटरनेशनल केसेस पे ये देखता है, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज जो क्राइम्स होते हैं उनको भी आज के टाइम पर ये जो सीबीआई वाले हैं ये सब देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइम्स होगा, इकोनॉमिक क्राइम्स को भी ये लोग देखते हैं, स्पेशल क्राइम्स को देखते हैं, कोई करप्शन वाला केस है उसको देखते हैं। और आज के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो यहाँ पर इसमें एग्जाम्प्ट करता है। मतलब कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये सीबीआई में लागू नहीं होता है। ओके, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बारे में ध्यान रखना, ये आपके लक्ष्मीकांत में पूरा एक चैप्टर है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसा अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने कवर कर लिया है। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर, जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, और साथ ही साथ यूएस के सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन, एंथनी ब्लिंकन। तो ये दोनों मिलकर डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें, आपस में मीटिंग होगी, और जैसे कि कोविड से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कोविड से रिलेटेड सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसके रिगार्डिंग रिलीफ लेकर आ सकते हैं। मल्टीलेटरलिज्म के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, जो क्वाड ग्रुप है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं, ये आज के टाइम पर विजिट पर हैं, न्यूयॉर्क में हैं। ठीक है, 24 मई से लेकर 27 मई तक की ये विजिट है, और आज 25 तारीख है, तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग में ऑलरेडी हैं ये। वहाँ पे डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों को लेकर होने वाला है, जैसा मैंने आपको बता दिया। इंडो पैसिफिक रीजन, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है उसको लेकर, साथ ही साथ जो है क्वाड के अंदर किस तरीके से हम लोग कोऑपरेट करके चल सकते हैं, इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर ये बातचीत करके आने वाले हैं। जब आएंगे तो और बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वाला बोला ये जा रहा है
जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने ये बोला है कि ये कोई भी अपने फंक्शंस को लिमिटेड नहीं करेगा। देखो हुआ क्या था, व्हाट्सएप अपनी एक नया प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था। आपको मालूम होगा 8 फरवरी को समथिंग यहाँ पे एक न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई थी, आपके पास एक मैसेज आया होगा, ठीक है। उसमें एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होगा कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो दोबारा से मैसेज आएगा, ठीक है। उसमें डिसएग्री करने का या नॉट एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी भी नहीं करा है तो अभी भी आपको वो मैसेज आएंगे। अब उस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या है, उस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर यह है कि व्हाट्सअप अब आपका डेटा शेयर कर सकता है फेसबुक से। डेटा शेयर करके क्या फ़ायदा होगा, इनको आगे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, डेटा शेयर कर लेगा तो कौन कौन सा डेटा शेयर किया जाएगा। देखो कोई पर्सनल चैट आपकी शेयर नहीं करी जाएगी, ये बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। उसका मतलब कि जो प्राइवेसी आपकी पर्सनल चैट वाली वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन उसके बाद जो आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल की बैटरी हेल्थ क्या है, आपके जो सिग्नल आ रहे हैं वो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके जो एड्रेस है वो कहाँ पर है, आपका क्या लोकेशन यूज़ कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई बिजनेस अकाउंट है आपका, ठीक है, तो बिजनेस अकाउंट भी बनते हैं आपको व्हाट्सएप पे, आप मालूम होगा। तो बिजनेस अकाउंट की चैट को ये रिलीज़ कर सकता है, सॉरी चैट को ये ले सकता है, ओके। नाउ अब यहाँ पर उन सब का डेटा का करेगा क्या, ये डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा, इसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बता रखा है। अब फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा ये होगा कि ये लोग कैसे कमाएंगे, व्हाट्सएप ऐसे तो कुछ कमाएगा नहीं। अब यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट वाले कंपनीज़ हैं ना, उनके एडवर्टाइजमेंट शो करेंगे आप लोगों को। कैसे, एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, मैंने किसी अपने दोस्त से बात करी, मैंने यहाँ पे बात करी, चलो मुझे यार लैपटॉप चाहिए, मुझे लैपटॉप लेने का मन कर रहा है, ठीक है। हम लोग लैपटॉप को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये कीवर्ड्स निकाल लिए जाएंगे और क्या बात है, यहाँ पर ये लैपटॉप है, ठीक है। लैपटॉप के आपके पास फिर धड़ाधड़ एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे कि हाँ यार इस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके एडवर्टीजमेंट आपके पास लगातार आते रहेंगे। ऐसा होता है ना, गूगल पे आप कुछ भी चीज़ें सर्च करो, सर्च करने के बाद आप देख पाओगे हर जगह पर आपको वही चीज़ नज़र आती रहेगी, ठीक है। काफ़ी देर तक सर्च कर लो, उसके बाद आपको सब जगह वही नज़र आएगा, क्योंकि वो लोगों ने देख लिया यार कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप इस चीज़ की तलाश में उसको ख़रीदने वाले हो, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए, तो यहाँ पर ये फ़ायदा होने वाला है। ये सारी सिचुएशन है। नाउ अभी देखो फ़िलहाल हुआ क्या है, देखो जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ने अपनी डेडलाइन सेट करी थी कि जो 15 मई तारीख है, 15 मई तक सभी लोगों को इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे 15 तारीख निकल गई, अब लोग कह रहे हैं कि हाँ व्हाट्सएप बंद हो जाएगा सबका, तो ऐसा नहीं है। अभी व्हाट्सएप कह रहा है कि अभी जो कोविड वाली सिचुएशन चल रही है, कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, तो अभी यहाँ पर आपके जो फंक्शंस वगैरह हैं वो वैसे के वैसे ही चलेंगे, कोई यहाँ पर लिमिटेड फंक्शंस नहीं आएगा। लेकिन जो है आपको वापस से रिमाइंडर मिलता रहेगा कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही करना है। और दूसरी बात, जो आपकी प्राइवेसी है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रख रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में बताया गया कि आपकी जो मतलब कि प्राइवेसी वगैरह है, पर्सनल चैट वगैरह है, वो अभी हालांकि सिक्योर है, ओके। ये आपकी चैट वगैरह कोई नहीं लेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर आता है एक आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट होता है गुस्सा, किससे, देखो सुप्रीम कोर्ट क्यों गुस्सा हो रहा है, क्योंकि जो माइग्रेंट से रिलेटेड जो डेटा है ना, वो आज के टाइम पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी, आप कह सकते हो कि ढील छोड़ दी है, माइग्रेंट से रिलेटेड डेटा को हम लोगों को नहीं मिल पाया। मतलब कि कौन कौन से माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि इधर से उधर ट्रैवल करके आते हैं काम करने के लिए, कौन कौन से रजिस्टर्ड हैं, कौन कौन से नहीं रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड नहीं है। अब इससे हम लोग किसकी हेल्प कर पाएंगे, किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसी को लेकर यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी तक ये जो स्टेप है ये काफ़ी गलत स्टेप उठाया है। यहाँ पर तो वर्कर्स को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे वर्कर्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइज वर्कर्स कौन से हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कौन से हैं, कौन से वर्कर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, कौन से वर्कर्स को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, कैसे हम लोग बेनिफिट दे पाएंगे, कैसे हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है कि डेटा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद डांट फटकार लगाने के बाद यहाँ पे ये बोला कि देखो अब डेटा नहीं है तो हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमें कैश ट्रांसफ़र करना है, कैश ट्रांसफ़र कर सके उन लोगों को, ताकि जो है वो लोग आज के टाइम पर जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो उनको खरीद सकें, जिस टाइप की आज के टाइम पर कोविड की सिचुएशन चल रही है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलने के बाद जो लेबर मिनिस्ट्री है ये बोल रही है कि आज के टाइम पर अब ये वर्क करेगा डेटा के ऊपर, जल्द से जल्द डेटा अवेलेबल करवाएगा जो भी वर्कर्स हैं उनका, ठीक है, सिंपल ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखो जो आपको क्या करना है, फूड, राशंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। जो स्ट्रैंडेड वर्कर्स हैं आज के टाइम पर, वर्कर्स काफ़ी खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को आप फूड वगैरह दे सकते हो, राशंस वगैरह प्रोवाइड करवाओ, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में प्रस्ताव रखा है। उसके बारे में बताया गया कि देखो अगर कोई कम्युनिटी ऐसी है जो कि ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनकी बुरी हालत है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आपको करना क्या है, उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है ताकि उनका पेट भर सके। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों की जान जा रही है
बिना खाए से भी, ठीक है। एक तरीके से जो हंगर वाली सिचुएशन है वो भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो हंगर रिपोर्ट आती है उसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिक्रीज लेवल पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया जो ड्राई राशन है, जैसे कि आप लोग कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो, चावल वगैरह, ठीक है, पल्सेस वगैरह जो है माइग्रेंट वर्कर्स को दे रहे हो, ठीक है। उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रैंडेड जो वर्कर्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे उनको आप लोग दे सकते हो, जो कि बुरी हालत में आज के टाइम पर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनकी भी हेल्प कहीं ना कहीं हम लोग को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर देखो ये बोला गया है 90 to 95% जो म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स हैं, म्यूकर माइकोसिस से जो कि आज के टाइम पर एक नई बीमारी देखने को मिल रही है जिसको हम लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं। अब तो फिलहाल ब्लैक के बाद जो है वाइट फंगस आया, वाइट के बाद कल हम लोगों ने देखा येलो फंगस के केसेस भी देखने को मिले हैं गाजियाबाद के अंदर। फिलहाल अभी यहाँ पर म्यूकर माइकोसिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो 90 to 95% जो म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट्स हैं वो ये बोला जा रहा है वो डायबिटिक हैं। डायबिटिक मतलब उनको डायबिटीज़ है, उन जिनको डायबिटीज़ है उन्हीं को सबसे ज़्यादा ये म्यूकर माइकोसिस हो रहा है। नाउ एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है म्यूकर माइकोसिस, ये हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे म्यूकर माइकोसिस के बारे में। देखो ये एक फंगल इन्फेक्शन, आपको ध्यान रखना है, फंजाई के थ्रू होता है, ठीक है। अब वहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोमाइसीट्स बोलते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर ये इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, ईयर, नोज़, थ्रोट, माउथ, साथ ही साथ जो आइज़ हैं हमारी वो भी रेड होने लगती हैं, सूजने लगती हैं आंखें, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देखो ये बोला जा रहा है, देखो फंजाई ना हम लोगों को बहुत सारे देखने को मिलते हैं। फंजाई हमेशा यही नहीं है कि फर्टिलिटी इसमें बढ़ती जाए, मतलब लोगों की जानी जाए, लेकिन अब यहाँ पे कोविड भी है, कोविड के साथ साथ यहाँ पे म्यूकर माइकोसिस भी है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। देखो फंजाई हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ही सिंपल से आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को फंगस हो जाता है, लेकिन जो सिचुएशन है कभी कभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है अगर आप उसको जल्दी से ट्रीट नहीं कर पाओगे तो वही सिचुएशन हम लोग को म्यूकर माइकोसिस के साथ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ देखो, ये जो म्यूकर माइकोसिस है ये पुरानी बीमारी है, कोई नई बीमारी नहीं है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कहीं आप सोचो ये कोई नई बीमारी आई है, तो नई नहीं है, ठीक है, बहुत पहले की है। और उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर ये दोबारा से बढ़ती हुई नजर आई है, तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रही है। नाउ ये जो बीमारी है ये क्यों होती है, देखो ये डायबिटीज़ वाले पर्सन को सबसे ज़्यादा होती है, जिसका डायबिटीज़ आप कह सकते हो शुगर लेवल है वो ज़्यादा हाई है, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट बताती है कि देखो सबसे पहली बात तो डायबिटीज़ जो है वाले पर्सन है उनको सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद जो कोरोना वाले पेशेंट्स है, देखो कोरोना वाले पेशेंट्स को क्या हो रहा है आज के टाइम पर, स्टीरॉइड्स दी जा रही है भर भर के, स्टीरॉइड्स वगैरह दी जा रही है, तो स्टीरॉइड्स की वजह से भी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हुआ मतलब आपकी जो शुगर लेवल है वो स्पाइक हुआ, और उसकी वजह से अगेन म्यूकर माइकोसिस वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, कल मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक और आर्टिकल मुझे देखने को मिला जहाँ पर ये बोला गया जो आज के टाइम पर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम पर। और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पता है कितने गंदे हैं, कितनी अनहाइजीन है, बिल्कुल आप देख पाओगे, फोटो अगर आप देखोगे तो आप समझ सकोगे कितने गंदी तरीके से वो सिलेंडर रखे गए। और ये जो म्यूकर माइकोसिस है ये भी गंदगी से फैलता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट पड़ा है, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट बताती हैं। कल इंडियन एक्सप्रेस ने ये आर्टिकल दिया था, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ गए होंगे, उसको मैंने यहीं पर रिलेट कर दिया है। नाउ कुछ सिम्टम्स यहाँ पे अगर हम बात करें क्या क्या लक्षण इस बीमारी के, तो सबसे पहले आप देख पाओगे नोज़ में आपको प्रॉब्लम आएगी, साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, आपका फेशियल पेन होगा, जो आपका जबड़ा है उसमें दर्द होने लगेगा, आंखों में स्वेलिंग होगी, आंखों में दर्द हो रहा है, मतलब कि जो आप दिखाई वगैरह देना कम हो जा रहा है, जो विजन है आपका वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, इलाज भी है इसका, मैंने जैसा बताया बीमारी पुरानी है तो इलाज भी है इसका, वो है इलाज, इसका ड्रग है हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी, याद रखना है इसका ये ट्रीटमेंट है एम्फोटेरेसिन बी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ प्रिकॉशंस भी ले सकते हो, मतलब कि इस बीमारी को लगने से पहले आप लोगों को कुछ करना है, जैसे कि सबसे पहली बात आपको अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है, उसको चेक करते रहो, ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पर इससे बचे रहोगे। दूसरी चीज़, अगर कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको ट्रीट करना चालू कर दो। अर्ली ट्रीटमेंट यहाँ पे सबसे बेटर रहेगा, अगर आप जितनी जल्दी ट्रीट कर पाओगे उतनी जल्दी आप लोग इस बीमारी से बाहर निकल कर आ पाओगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बात करी गई है रिकॉर्ड फूड ग्रेन एक्सपोर्ट अमिड हंगर। हुआ क्या है, देखो एक ग्रुप ने एक रिपोर्ट दी है, उन्होंने ये बताया है कि देखो आज के टाइम पर भुखमरी देखने को मिल रही है हमारी कंट्री के अंदर, खुद हमारी कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सेकंड वेव देख रहे हैं, जो है वर्कर्स को खाना नहीं मिल रहा है, और उसके दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, जो फूड ग्रेन है उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पे बोला ये गवर्नमेंट की एपैथी को एक्सपोज करता है। और सबसे पहली बात देखो, सिचुएशन यहाँ पर लोगों के पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को मतलब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उसमें लोग मतलब भूखे सो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी काफ़ी दिन, मतलब एक दिन में, 2 दिन में एक बार खाना खा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो उसमें यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट बताती है। और वो है राइट टू फूड कैंपेन। ठीक है, राइट टू फूड कैंपेन ये ग्रुप का नाम है, इसने यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख पाओगे वही चीज़ें बार बार रिपीटेड है यार। ठीक है, रिपीटेड है तो हम लोग क्यों डिस्कस करें। उसके बाद ये जो कोविड, मैंने देखो जैसे बताया, कोविड-19 आज के टाइम पर आप देख पाओगे हर एक एरियाज़ में देखने को मिलेगा, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स वगैरह गई है, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली है। नाउ अब यहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है, तो खाने के लिए हमने, सरकार की एक स्कीम भी चल रही है, आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करके। ठीक है, जिसको हम लोग PMGKAY बोलते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पे कुछ एडिशनल फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 5 किलो तक यहाँ पर कुछ फ्री में आपको पर पर्सन मिल जाता है ये चावल। ठीक है, चावल या गेहूँ आपको मिल जाएगा 5 किलो तक कुछ एडिशनल फ्री में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम लोग यहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर हम लोग को कंट्री के अंदर अगर इसका हम काम करें, तो कंट्री में हम लोग पहले प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के बाद में हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नाउ पेज नंबर 10 पर आएंगे तो यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो वही है कि कंट्री के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर कितने केसेस देखने को मिले हैं। तो सिंगल डे के अंदर लगभग आप देख पाओगे जो केसेस हैं वो 2 लाख के आसपास हैं, 1,84,00,000 1,90,000 के आसपास हैं। मतलब केसेस डेली बेसिस पर डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो डेथ हैं वो 3200 के आसपास हुई हैं, मतलब कि 3,200 हुई हैं। तो डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही हैं अभी भी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो देखो सबसे पहला इंटरेस्टिंग आर्टिकल, देखो एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो वुहान है, जो चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, चाइनीज़ वायरस, वुहान वायरस जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वुहान के लैब में पहले से ही बहुत सारे स्टाफ जो हैं वो बीमार पड़ गए थे, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और ये बीमार पड़े थे सब लोग नवंबर 2019 में। अब 2019 में ये लोग बीमार पड़े, उसके बाद कोविड पहली बार कब देखने को मिला चाइना के अंदर, दिसंबर 2019 में। लेकिन चाइना ने किसी को नहीं बताया, चाइना ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, और ये इस तरीके से फैलता हुआ चला गया। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसर्चर्स हैं जो कि चाइना के आप कह सकते हो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हैं। यहाँ पर बोला गया, देखो नवंबर 2019 में उस लैब के बहुत सारे जो स्टाफ हैं वो बीमार पड़ रहे थे लगातार। ठीक है, वो लैब से ही वो वायरस निकल कर आया, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ऑलरेडी बता चुकी हैं, WHO की टीम जा चुकी है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देख रखी हैं कि वहाँ से उस लैब से ही हम लोगों को वायरस देखने को मिला है। ना जो पहला केस था कोविड का वो दिसंबर 2019 में देखने को मिला था। ठीक है, हम लोगों को ये भी मालूम है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली जो है ये रिजेक्ट करता रहा था चाइना। ठीक है, जो चाइना की आप कह सकते हो लैब वगैरह, यहाँ पर ये लोग लगातार रिजेक्ट कर रहे थे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई है, मतलब पता होने के बाद भी उन लोगों ने इस चीज़ को छुपाई है। ठीक है, अगर वो लोग ना करते ये सब चीज़ें कंट्री के अंदर, अगर यहाँ पर सब लोगों को पता चल जाता तो हम लोग थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते, कंट्रीज़ के साथ ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करते, तो ये वायरस इतना नहीं फैलता। उसके बाद चाइना में ही जो है इसको ये ख़त्म हो जाता। ठीक है, कम जगह पर होता तो जल्दी से ख़त्म हो जाता। जिस तरीके से ये फैला है, जिस तरीके से दुनिया भर में आया है, उसमें इतना टाइम लग गया है हम लोगों को इससे लड़ने में। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो चाइना आज के टाइम पर बिल्कुल फ्री है, चाइना के अंदर सब चीज़ें चालू हैं, उनकी इकॉनमी इकलौती इकनॉमी है जो आज के टाइम पर वो ग्रो कर रही है। इस टाइप की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन आज के टाइम पर पूरी तरह से गुस्सा हो रहा है बेलारूसियन के ऊपर। देखो जो ये बेलारूस है ना, बेलारूस ने क्या करा है, एक प्लेन को कर लिया है हाईजैक। ठीक है, एक तरीके से इस प्लेन को अपने यहाँ उतार लिया है। ये लिथुआनिया जा रहा था एथेंस से, तो यहाँ पर इसको पकड़ लिया है एक तरीके से। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें बेलारूस के अंदर आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो सरकार है वो बिल्कुल रशिया की तरह है। व्लादिमीर पुतिन जो इतने लंबे समय से देखने को मिलेंगे सरकार के अंदर, उसी तरीके से बेलारूस के भी जो लीडर हैं वो पूरी तरह से सरकार में है 1994 के आसपास से। ओके, तो आप समझ सकते हो उतना लंबा समय हो गया है। तो उसके अगेंस्ट में, यानी बेलारूस जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में एक पर्सन आ चुका है, और तो सरकार के अगेंस्ट में एक बंदा खड़ा हुआ। ठीक है, रोमन करके कुछ नाम था, मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए है भी नहीं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बंदा खड़ा हुआ उसके अगेंस्ट में, तो लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर वही बंदा जो है फ्लाइट में था और वो जा रहा था,
तो इस फ्लाइट को फ़िलहाल रोक लिया गया है और उस बंदे को जो है, उस पर्सन को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम लोग को ऐसा हो सकता है ये देखने को मिले कि वहीं पर कस्टडी में उसकी डेथ हो जाए, इस तरह की चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बेलारूस के ऊपर ये बाकी सारे जो नेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं आज के टाइम पर, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। देखो मैंने बताया था ना 26 साल का लड़का है जिसका नाम है रोमन रोमन प्रोटेसेविच, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। यहाँ पे फ़िलहाल मुझे रोमन इतना याद था, आगे का याद रखो मत रखो ज़रूरी नहीं है। चलो फिलहाल बेलारूस को अच्छे से मैप में देख लेना आप लोग, यहाँ पे इतना तो कर ही सकते हो। बेलारूस को मैप में जाकर ज़रूर देख लेना, उसके आसपास की कंट्रीज़ कौन सी हैं। चलो आपके मैप के आज के 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग ज़रूर देखना बेलारूस को, और फिर उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्स और साथ ही साथ जो वहाँ पे तालिबान आपको देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में क्लैश हो चुका है। जो काबुल है यानी अफगानिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पर ये क्लैश हुआ, वहाँ पे लड़ाई हुई हैं, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, छोटी सी भिड़त हुई है, ये होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही लड़ते आ रहे हैं, ये कोई पूरा इतिहास इनका इसी के ऊपर बेस्ड है। इसको हम कवर करने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। मैं आपको एडिटोरियल पे बताने वाला हूँ पूरी कहानी अफगानिस्तान के लेकर, और यूएसए कैसे घुसा अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये अलकायदा वगैरह, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, बात करी गई है ईरान की जो इंस्पेक्शन एग्रीमेंट था, इसने यहाँ पर आईएईए के साथ, देखो ईरान ने ना आईएईए के साथ अपना एक एग्रीमेंट किया था। ये पहले 3 महीने की डील थी, अब उस 3 महीने की डील को 1 महीने तक और बढ़ा दिया गया है, 1 महीने के इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये आईएईए क्या करता है, ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स है ना, इसको मॉनिटर करता है। एक तरीके से ईरान के अंदर नहीं, सभी जगह पर जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करने का काम करता है। नाउ ये आईएईए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास एक टॉपिक है यूपीएससी के अंदर, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस करके। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईएईए को क्या बोला जाता है, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी इसको बोला जाता है। इसको एस्टेब्लिश कब करा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, कब यहाँ पर इसको लेकर आए थे हम लोग। आईएईए को क्रिएट करा गया था 1957 के अंदर, ठीक है, ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उसको उस टाइम पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, ठीक है। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ को मॉनिटर करने के लिए कोई बॉडी तो हमें चाहिए ही थी, तो उसके लिए हमने इसको एस्टेब्लिश करा। ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया के अंदर जो वेना जगह है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये जो एजेंसी है ये वर्क करती है बहुत सारे मेंबर स्टेट्स के साथ, ताकि जो है जो आज के टाइम पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको शांति के साथ प्रमोट किया जाए। क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग डिस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हैं, पीसफुल भी कर सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, उससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं, एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं। आप समझ सकते हो उससे कितनी ज़्यादा तबाही होती हुई नज़र आती है। और आईएईए 2005 में जो है इसको अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज़ का, तो उसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि इसका काम यह है कि दुनिया भर में शांति बना के रखना, जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है। उसके बाद इसका मेन काम मैंने आपको बता दिया, फंक्शन ये क्या क्या करता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। खत्म ये आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है, ये बोला गया म्यांमार के अंदर जो आज के टाइम पर सिचुएशन देखने को मिलेगी, म्यांमार की जो लीडर हैं ऑंग सान सू की, ये पहली बार देखने को मिली है। इन्होंने बाहर बिल्कुल निडर होकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है, देखो जो ब्लिंकन है, यूएस के सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, तो यहाँ पे वेस्ट एशिया जा चुके हैं ताकि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला है उसको उसमें थोड़ा सा सुझाव ला सकें, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो इनके रिलेशंस है उसको मेंटेन कर सकें। ओके, नाउ प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अनाउंस किया है कि ये लोग जो है आप कह सकते हो, ये जो एंटनी ब्लिंकन है ये भी हो गए, और भी बहुत सारे लीडर्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब मिलकर बात करने वाले हैं इजराइल पैलेस्तीन से, ताकि जो है यहाँ पर ये जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाया जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इनकी काफ़ी खतरनाक हो चुकी है, दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, तो उसी को लेकर ये थोड़ी सी बातचीत करी गई है। नाउ यहाँ पर उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 12 पर आते हैं, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करी जा रही है जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी ग्रो हुआ है, 81 बिलियन डॉलर वो क्रॉस कर चुका है फिस्कल ईयर 21 के अंदर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हुआ हमारी कंट्री के अंदर, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और ये जो इन्वेस्टमेंट है किसके द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया, सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है हमारी कंट्री में, उसके बाद यूएसए ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ओके, नाउ अब ये एफडीआई क्या होता है, ये आपका इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप जब रमेश सिंह की बुक पढ़ोगे तो आपके उसमें देखने को मिलेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हर चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यूपीएससी का मैंने कहता रहा हूँ, मैं सिलेबस लेके बैठा हूँ, हर एक जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जीएस पेपर 3 आपका इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफडीआई देखो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर एक कंट्री जो है ना वो
काफ़ी हद तक आप कह सकते हो एक्वायर कर लेती है ओनरशिप, यानी कुछ एसेट्स वगैरह खरीद लेती है, एक तरीके से प्रोडक्शन करती है दूसरी कंट्री के अंदर। मान लो सिंगापुर है, तो सिंगापुर की जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर आई हैं, इंडिया के अंदर जो है प्रोडक्शन कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, कुछ और एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो जो सिंगापुर है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। इससे हमारी कंट्री के अंदर जॉब्स वगैरह क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज जो है वो डायरेक्टली हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें। ओके, उसके बाद ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो अलग चीज़ होती है। देखो इसमें यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स वगैरह खरीद लिए जाते हैं किसी कंपनी के, हो गए, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह इतनी नहीं होती है, यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक्स वगैरह खरीदे जाते हैं किसी कंपनी के, तो वो उसको हम लोग एफपीआई बोलते हैं। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है, रिलेटेड टू एंटरप्राइज भी डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो ये इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, तीन कंपोनेंट होते हैं इसके, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स होता है और इंट्रा कंपनी लोन्स होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, यहाँ पे और ज़्यादा अभी यहाँ पे एफडीआई का मतलब क्या था ये हम लोग समझ लिए हैं। इक्विटी कैपिटल जो है आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर परचेज ऑफ शेयर होता है, यानी कि एक तरीके से शेयर्स वगैरह कितने परचेज हुए हैं कि कंट्री के अंदर किसी एंटरप्राइज के, मतलब कि जो दूसरी कंट्री है वो हमारे कितने शेयर्स वगैरह परचेज कर रही है, तो उसके बारे में बात होती है, उसको हम लोग इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स वो होती है जो अर्निंग्स कमाई गई है उसको वापस से री इन्वेस्टेड करना, री इन्वेस्ट करने के बाद उसकी री इन्वेस्ट करने के बाद जो आपने कमाया उसको वापस से री इन्वेस्ट करा, री इन्वेस्ट करने के बाद कमाना, ठीक है, फिर उसको वापस से री इन्वेस्ट करना, फिर उसके बाद कमाना। तो इस तरीके की अर्निंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे जीएसटी काउंसिल के बारे में बातचीत करी गई है। नाउ यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो अभी ना फ्राइडे में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, तो ये बोला गया है कि जो वहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन से रिलेटेड बातचीत होगी ताकि जीएसटीज़ वगैरह उस पर हटाई जाए, कुछ यहाँ पर रिलीफ्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाए जीएसटी काउंसिल के द्वारा, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। नाउ क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अभी यहाँ पे कुछ मत पढ़ो, क्वेश्चन ये है कि जो जीएसटी काउंसिल है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। दूसरा क्वेश्चन, ये आर्टिकल मैंने काफ़ी बार पूछ रखा है, 279A के अंदर में आता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल को फॉर्म कौन करता है ताकि जीएसटी को गवर्न किया जा सके, बताओ कौन फॉर्म करता है जीएसटी काउंसिल को, इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नौ हमारे पास आज का एक ही एडिटोरियल है, यहाँ पर ये देख पाओगे, बेसिकली दो एडिटोरियल हैं, ठीक है। पहले एडिटोरियल में बात करी गई है अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में। देखो अभी क्या हुआ है ना कि यूएसए अफगानिस्तान से निकल जाएगा सितंबर तक। क्यों निकल जाएगा, यूएसए कैसे पहुंचा, पूरी कहानी समझते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या था साल 2001 में, देखो हुआ क्या था, हाँ वीडियो थोड़ा सा स्टक हो रहा है। साल 2001 में क्या हुआ था, यूएसए के अंदर यानी अमेरिका के अंदर एक अटैक हुआ था, ठीक है, एक टेरर अटैक हुआ बिल्डिंग के अंदर इनकी, वहाँ पर क्या हुआ, जाकर एक प्लेन घुस गया और उसको हम लोग 9/11 अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो अटैक है वो सितंबर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2001 में सितंबर में ये अटैक हुआ था। अब अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका डर गया यार, इस टाइम पे ये अटैक हो गया, उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के बाद जो है अमेरिका ने अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठाई, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई, तो पता ये चला ये अटैक अल कायदा के द्वारा करा गया है। ओके, अल कायदा का आप कह सकते हो लीडर कौन हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, ये अटैक यहाँ पे इनके द्वारा किया गया है, ऐसा यहाँ पे पता चला। अब अमेरिका बोल चुका था, क्योंकि ये देखो अल कायदा जो है ये अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा था। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान उस समय पावर के अंदर था, तो तालिबान के अंडर में अल कायदा आता था, वहीं पर ओसामा बिन लादेन था। तो क्या करा यूएसए ने, जब ये सिचुएशन देखी 2001 में इनके ऊपर अटैक हुआ, यूएसए ने बोला अफगानिस्तान के तालिबान से, क्योंकि तालिबान कंट्रोल में, तो तालिबान से बोला कि देखो ये जो अलकायदा है, ओसामा बिन लादेन है, अलकायदा को पहली बात आप तालिबान से ख़त्म कर दो, ये बोला यूएसए ने कि आप टेररिज्म को ख़त्म करो। दूसरी चीज़ ये बोली कि जो ओसामा बिन लादेन है उसको यूएस को सौंप दो। ओके, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे तालिबान ने ये सारी चीज़ें मानी नहीं, तालिबान ने बोला ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है। ओसामा बिन लादेन फिर कुछ टाइम बाद भाग गया था, ठीक है, वहाँ से निकल के भाग गया, पाकिस्तान में निकल गया। ओसामा बिन लादेन को यहाँ पे ढूंढते ढूंढते पता यूएसए ने कब मारा, साल 2011 में जो है ये ओसामा बिन लादेन मारा गया था, लेकिन वो अफगानिस्तान में नहीं, वो मारा गया था पाकिस्तान में। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अब क्या हुआ था साल 2001 में, जब यहाँ पर ये नहीं माने ये लोग, ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जो बाद में कहानी बतानी थी मैंने पहले बता दी। साल 2001 में जब तालिबान नहीं माना कि देखो हम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, ये सारी चीज़ें बोली, तो यूएसए को आ गया गुस्सा। यूएसए ने अपने ट्रूप्स भेज दिए, लगातार सारे ट्रूप्स यहाँ पर भेज दिए, बहुत सारे ट्रूप्स, सारे नहीं कह सकते, बहुत सारे ट्रूप्स जो है अपने जवान अफगानिस्तान के अंदर भेज दिए ताकि यहाँ से टेररिज्म को, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। करा अभी यूएसए ने ये काम बिल्कुल किया, और उसके बाद 2001 से अभी तक यूएस के जवान यहीं पर फंसे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शांति बनाने में लगे रहे,
कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको एक तरफ से हम लोग एस्टेब्लिश कर लें और तालिबान को एक तरीके से हमने पावर जो है उसकी ख़त्म कर दी थी। नाउ आप देख पाओगे तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। नाउ तालिबान अलग हो गया, अफगानिस्तान सरकार अलग हो गई। अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हमेशा से चलते रहे हैं। अब इनको संभालते संभालता यूएसए के जो जवान है वो आप देख सकते हो 2001 से 2021 आ गया, अभी तक वहीं पर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब इनको विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। अब वापस से इन ट्रूप्स को निकाला जा रहा है कि हम लोग कब तक संभालेंगे, क्योंकि यूएसए कितना रुपया खर्च कर चुका है अफगानिस्तान के ऊपर, बहुत ज़्यादा, उनके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर चुका है, ठीक है। नाउ अब ये देखो यूएसए क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है देखो अफगानिस्तान को कब तक संभाला जाएगा, तो यूएसए क्या कर रहा है, निकाल रहा है अपने ट्रूप्स को, अपने जवानों को वहाँ से वापस से निकाल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखो अब यूएसए को ट्रूप्स को वापस से निकाला जाएगा तो अफगानिस्तान और जो तालिबान है दोनों के बीच में वापस से हम लोग थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हुए देख सकेंगे, वापस से डिस्प्यूट बनतेंगे। जैसे अभी हमने देखा अफगानिस्तान तालिबान के बीच में अभी क्लैश हुआ, अभी हमने बात करी थी पीछे, तो इस तरह की सिचुएशन हम लोग को वापस से देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे सॉरी, देखो और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सेप्टेम्बर तक एग्जिट करेंगे हम लोग। सेप्टेम्बर तक एग्जिट क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया साल 2001 में जो अटैक हुआ था वो भी सितंबर में ही हुआ था। नाउ अब यहाँ पर जो ये यूएस है उसने क्या डिसाइड किया है, अपने जवानों को अफगानिस्तान से ये विड्रॉ करेगा, वो भी सितंबर तक विड्रॉ करेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का टाइम हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में सितंबर में अटैक हुआ था और सितंबर में जो है यहाँ पर ये लोग जो है विड्रॉ करने वाले हैं। ये थी सिचुएशन, ओके। अब यहाँ पर ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है क्या हिस्ट्री है इसकी, और इसके अलावा और कोई हिस्ट्री है नहीं, आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में कवर कर ली है। नाउ अब देखो एक आर्टिकल है, अब यहाँ पे देखो वही चीज़ें बार बार बोली गई हैं। जो अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर है आज के टाइम पर, अब देखो निगोशिएशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर निगोशिएशन है यानी अफगानिस्तान और तालिबान है अपने रिलेशन को मेंटेन करके चलते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर जैसे यूएसए के ट्रूप्स निकल जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वहाँ पर सिविल वॉर वगैरह हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट था ना इकलौता, वो ये था। अब यहाँ पे इस आर्टिकल को मैं कल डिस्कस करूँगा, यार वीडियो बहुत लंबा हो गया, 45 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। ये आर्टिकल है इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसको मैं एक आंसर राइटिंग फॉर्म में डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा पोक्सो एक्ट के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। अच्छे से हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ना उसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो याद रखना इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कोई यहाँ पर स्किप नहीं होगा। जितने पहले मैंने आर्टिकल छोड़े हैं मैंने सारे डिस्कस किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कमेंट में मतलब कहते हैं कभी कभी कि वो पहले आर्टिकल डिस्कस नहीं करे गए, ठीक है। पहले आर्टिकल मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग डेली बेसिस पर देखा करो तो आपको मालूम चल जाएगा, ओके। नाउ खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।